नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज हम अध्याय 2 जंतु जगत का वर्गीकरण या जीव जगत का वर्गीकरण इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। भाई वर्गीकरण से क्या फायदा होता है, किस प्रकार उनका नामकरण किया जाता है, पौधों का अनेक जातियां पाई जाती है, सबका अलग अलग नाम प्रचलन में होता है, तो उन सबको एक ही नाम देने के लिए वर्गीकरण किया जाता है। और वर्गीकरण करने से पहले उनको पहचानना आवश्यक है, उसका फिर नामकरण किया जाता है और उसके बाद फिर उसका वर्गीकरण किया जाता है। इसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे जंतु जगत का वर्गीकरण। देखो क्या हुआ कि मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही मनुष्य ने वर्गीकरण करना प्रारंभ कर दिया था। कैसे? पहले क्या था, स्टार्टिंग में मानव सभ्यता के प्रारंभ के अंदर हमें पता है कि जो मनुष्य हैं वो जीव जंतुओं को मारकर खाते थे, है ना, उनका कच्चा मांस खाते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें बाद में याद हुआ कि भाई जितने जीव हैं हमारे सामने, जो जीव हैं उन सबको मारकर सारे के सारे खाने योग्य नहीं है। कुछ जीव ऐसे हैं जो हमारे खाने की अपेक्षा हमारे लिए ज्यादा काम उपयोगी हो सकते हैं, और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें क्या करना है, हमारे लिए हानिकारक है, हमें दूर करना है, हमें उनसे दूर रहना है। तो उनके मस्तिष्क में एक थोड़ा सा खाका तो तैयार हुआ ना वर्गीकरण का, है ना। वर्गीकरण का एक खाका तैयार हो गया कि भाई कौन से जीव तो हमें चाहिए, है ना, कौन से जीव है ना वो खाने योग्य है, ठीक है, कौन से जीव हैं वो पालने योग्य है, और कौन से जीव हैं वो हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। इस प्रकार हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन फिर भी मानव सभ्यता के प्रारंभ में उस समय के मनुष्य ने यह वर्गीकरण तो कर ही दिया ना। इसी प्रकार पौधों के बारे में उन्होंने देखा कि भाई अच्छा इन पौधों से हमें लाभदायक चीजें प्राप्त हो रही हैं, लाभदायक चीजें प्राप्त हो रही है, हमारे भोजन की आपूर्ति हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, उस प्रकार के पौधों को उगाना शुरू कर दिया। जहां पर भी जैसे मान लीजिए जहां पर वो रह रहे हैं और उन्हें किसी पौधे की विशेषता के बारे में ज्ञात हुआ कि वो पौधा हमारे लिए काफी उपयोगी है, तो हमें पता है कि वो स्थायी निवास बनाकर रहते नहीं थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। तब वो अपने साथ में उन पौधों के बीज भी लेकर जाते थे, ताकि जहां पर भी आगे जाकर वो रहे, कहीं पर भी जाकर रहे, तो उन पौधों को वहां पर, उन बीजों को वहां पर लगा सके, उन फसलों को वहां पर लगा सके और उनसे उत्पादन करके अपने लिए उपयोगी वस्तुएं बना सके। तो उनके मस्तिष्क में था कि भाई एक वर्गीकरण जैसी भी कुछ चीज होती है जिसके द्वारा हम जंतुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब उन्होंने वर्गीकरण किया है, अलग अलग जीवों को अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया है, खाने योग्य, पालने योग्य और हानिकारक जीव, ठीक है। इसी प्रकार वृक्षों के बारे में, पौधों के बारे में कि भाई ये फसल के रूप में हमारे लिए काम आता है, ये पौधा ये छाए के रूप में आता है, ये आपके औजार बनाने के रूप में भी काम आ सकता है। कुछ पौधे हैं वो मकान वगैरह घर पर बनाने के काम आ सकते हैं, कुछ पौधों की लकड़ियां हैं वो जलाओ ईंधन के रूप में काम आ सकती है। तो इस प्रकार मनुष्य सभ्यता के प्रारंभ से ही मनुष्य ने क्या किया था, वर्गीकरण करना प्रारंभ कर दिया था। अच्छा, उसी समय सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से वर्गीकरण करने का प्रयास
अरस्तु ने किया था। किसने किया था? अरस्तु ने। सबसे पहले वैज्ञानिक विधि से, थोड़ा बहुत उसके पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक हो। अब यहां पर देखो ये वर्गीकरण तो हो रहा है, लेकिन ये कोई वैज्ञानिक विधि नहीं है। ये तो उनकी सोच के आधार पर कि भाई कुछ जीव है वो खाने के काम आ सकते हैं हमारे, तो हमें उन्हें मारना नहीं है, ठीक है। सॉरी, खाने के काम आ सकते हैं तो उन्हें हमें मारना है। कुछ जीव हमारे अन्य कामों में आ सकते हैं तो हमें उन्हें पालना है। और कुछ जीवों से हमें स्वयं दूर रहना है, क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से क्या किया, एक वर्गीकरण अपने मस्तिष्क में कर लिया। लेकिन जो वैज्ञानिक आधार पर जो वर्गीकरण किया था या वर्गीकरण करने का प्रयास किया था सबसे पहले, वो किसने किया था? अरस्तु ने किया था। बहुत समय पहले अरस्तु ने किया था। कैसे किया था कि अरस्तु ने पौधों को तीन भागों में वर्गीकृत किया। कितने भागों में? तीन भागों में वर्गीकृत किया अरस्तु ने। कौन कौन से भागों में वर्गीकृत किया अरस्तु ने? एक वृक्ष, झाड़ी और शाख। तीन भागों में, वृक्ष, झाड़ी और शाख। हालांकि ये जो आज आधुनिक समय में हम देखें तो ये कोई वर्गीकरण नहीं माना जाता, लेकिन उस समय की यदि कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो ये वर्गीकरण काफी ठीक था कि भाई अरस्तु ने उनको जो पौधे दिखाई दे रहे थे उन्होंने उसको तीन भागों में बांट दिया। किसमें? वृक्ष में, झाड़ी में और शाख में। वृक्ष बड़े होते थे, उनसे छोटे क्या होते थे? झाड़ियां। वृक्षों से कम ऊंचाई वाले छोटे पौधों को उन्होंने क्या नाम दिया? झाड़ियां। सबसे बड़े जो पौधे होते थे उसको वृक्ष बताया उन्होंने। वृक्षों से छोटे पौधों को झाड़ी और सबसे छोटे किसको बताया? शाख के रूप में बताया कि भाई ये शाख है ना। इस प्रकार वैज्ञानिक आधार पर सबसे पहले किसी ने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था पादपों का, तो वो कौन थे? अरस्तु थे। और उन्होंने पौधों को तीन भागों में विभाजित किया था, वृक्ष, झाड़ी और शाख। अब ये तो हो गई पौधों की बात। इसी प्रकार अरस्तु ने जंतुओं को भी वर्गीकृत किया था। अब देखो, पौधों को तो अरस्तु ने उनकी हाइट के हिसाब से क्या किया? अरेंज किया, वर्गीकरण किया। जो सबसे बड़े पौधे उसे दिखाई दिए उसको उसने वृक्ष बता दिया कि वृक्ष कह दिया कि भाई ये वृक्ष है। वृक्षों से छोटे जो पौधे थे उसको उसने झाड़ी बताया, और जो बहुत ही ज्यादा छोटे थे है ना उसको शाख के रूप में उसने बताया। ये तो वही वृक्षों की पौधों की बात। अब जंतुओं का वर्गीकरण उसने कैसे किया? तो लाल रक्त की उपस्थिति व लाल रक्त की अनुपस्थिति के आधार पर जंतुओं को दो भागों में विभाजित किया। अरस्तु ने क्या किया? पादपों को वृक्ष, झाड़ी और शाख के रूप में वर्गीकृत किया, और जंतुओं को जिनके अंदर लाल रक्त उपस्थित था, जिन जंतुओं के अंदर उन जंतुओं को एक अलग श्रेणी में रख दिया, और जिन जंतुओं में लाल रक्त उपस्थित नहीं था है ना
लाल रक्त उपस्थित नहीं था उन जंतुओं को उसने क्या किया, अलग श्रेणी में रख दिया। इस प्रकार जंतुओं को तो उसने लाल रक्त की उपस्थिति के आधार पर रखा, रक्त की उपस्थिति नहीं, लाल रक्त की उपस्थिति। रक्त तो सभी में होता ही है, जिसके अंदर जैसे कॉकरोच के अंदर लाल रक्त नहीं होता है ना, उसमें नीले कलर का रक्त है, नीले थोड़ा सफेद लिए हुए कलर लिए हुए क्या होता है, रक्त होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। तो लाल रक्त की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर अरस्तु ने जंतुओं को भी दो भागों में बांट दिया, ठीक है। जिसके अंदर लाल रक्त था उन जीवों को अलग एक ही वर्ग में रखा, और जिनके अंदर लाल रक्त नहीं था उनको अलग वर्ग में रख दिया। अब आगे देखिए आप कि भाई ये तो हो गई बात अरस्तु की इनकी, लेकिन इसके अलावा भी जीवों की वर्गीकरण की कई पद्धतियां प्रचलन में है। कई पद्धतियां क्या है, प्रचलन में है जीवों के वर्गीकरण की, ठीक है। ये तो अभी पहले हमने अरस्तु की बात की थी, इसके अलावा भी बहुत सी पद्धतियां हैं जो कि वर्गीकरण के लिए प्रचलन में है, परंतु दो पद्धतियां ही वर्तमान समय में अधिक प्रचलित व मान्य है। दो पद्धतियां ज्यादा प्रचलन में है और उसको सटीक मान्य माना गया है कि भाई ये जो वर्गीकरण है की पद्धति है वो काफी ठीक है। दो पद्धतियां कौन कौन सी है? पहली पद्धति है द्विनाम पद्धति, इसे द्विपद नाम पद्धति भी कह सकते हो या द्विनाम पद्धति, और दूसरी है पांच कह लो पंच जगत अवधारणा, पंच जगत अवधारणा पद्धति, ठीक। आप देखो द्विनाम पद्धति हमने पढ़ा भी था, पहला वंश, पहला नाम वंश का, दूसरा जाति का नाम आता है। वंश का नाम हमेशा कैपिटल, जो पहला अक्षर है आएगा वंश का कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, जाति का नाम स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। लिखने का तरीका कैसा होगा? इटैलिक होगा, यानी तिरछा करते हुए लिखेंगे। तो ये द्विनाम पद्धति, और हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये द्विनाम पद्धति थी वो कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक, स्वीडन के वैज्ञानिक थे, स्वीडन के, है ना। इन्होंने ये पद्धति दी थी, कैरोलस लीनियस ने द्विपद नाम पद्धति। तो पहला हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं द्विनाम पद्धति। तो देखो द्विपद नाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने प्रदान की थी। तो हमें सबको पता है द्विपद नाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने 16वीं शताब्दी के लमसम दी थी, 1758 से कुछ उस समय दी थी कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि इस कैरोलस लीनियस ने संपूर्ण जीव जगत को दो भागों में बांट दिया, दो भागों में बांटा है। कैरोलस लीनियस ने अपना जो पद्धति दी थी द्विपद नाम पद्धति, इसके अंदर वर्गीकरण की, उसमें जितने भी जो जीव जगत है संपूर्ण पृथ्वी पर, उसको दो भागों में बांट दिया, सीधा सीधा। कौन सा? एक भाग था पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत।
सिंपल रूप से उन्होंने दो भागों में बांट दिया, पूरे के पूरे जीव जगत को, पादप जगत में और जंतु जगत में। अब यदि हम पादप जगत की बात करें तो पादप जगत में क्या क्या आता है? पादप जगत में उन्होंने, किसने? कैरोलस लीनियस ने किसे रखा? जीवाणु, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटा, इसके अलावा टेरिडोफाइटा, कॉनिफर्स और पुष्पी पादप। पुष्पी पादपों, जो जिनके ऊपर पुष्प लगते हैं, पुष्पी पादपों को रखा। ठीक है, किसको? जीवाणु, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, कॉनिफर्स और पुष्पी पादपों को, इन सबको उन्होंने कैरोलस लीनियस ने अपने द्विपद नाम पद्धति में किसके अंतर्गत रखा था? पादप जगत के अंदर रख दिया। ठीक, अब ये तो हो गई पादप जगत की बात। जंतु जगत में उन्होंने क्या किया? जंतु जगत, तो देखो इसमें क्या किया उन्होंने कि जंतु जगत में उन्होंने किस किस को रखा? तो उन्होंने आपके एक तो कीट वर्ग को, कृमि, ठीक है, सरीसृप, पक्षियों, स्तनधारी, इसके अलावा प्रोटोजोअन्स, इसके अलावा जेलीफिश और तारा मछली। तो इन सबको उन्होंने किसमें रखा? जंतु जगत में रखा। किसको? कीट वर्ग को, है ना, जो कीट पतंग होते हैं, कीट वर्ग को, कृमियों को, जैसे केंचुआ वगैरह, ये कृमि है, कृमियों को, सरीसृप को, जो रेंगकर चलते हैं, सरीसृप, ठीक, पक्षियों, उसके बाद में स्तनधारियों, प्रोटोजोअन्स, जेलीफिश, तारा मछली, इन सबको उन्होंने क्या किया? जंतु जगत में रखा। इसके अलावा फिश और आता है शार्क मछलियां, इनको भी उन्होंने क्या किया? इसी वर्ग में रखा था। तो ये द्विनाम पद्धति है, या द्विनाम पद्धति के अनुसार ये वर्गीकरण है। और ये किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था, हम सभी पढ़ चुके हैं। और कैरोलस लीनियस ने जो संपूर्ण जीव जगत है उसको दो भागों में बांट दिया, पादप जगत और एक जंतु जगत। पादप जगत में उन्होंने किस किस को रखा? कवक, जीवाणु, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, कॉनिफर्स और पुष्पी पादपों को। इसी प्रकार जंतु जगत में उन्होंने किस किस को रखा? आपके कीटों को, पक्षियों को, कृमियों को, स्तनधारियों को, जेलीफिश, प्रोटोजोअन्स, उसके बाद में तारा मछली, शार्क, इन सबको उन्होंने जंतु जगत में रखा। तो ये तो थी आपके कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, 5 जगत या पंच जगत वर्गीकरण पद्धति। हमने ये पढ़ा है कि भाई ये पद्धति एक तो द्विनाम वर्गीकरण पद्धति और पंच जगत या 5 जगत अवधारणा पद्धति, दो पद्धति ज्यादा क्या होती है, ये प्रचलन में है और ये ज्यादा मान्य है। तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो पंच जगत वर्गीकरण पद्धति का प्रतिपादन 1969 में किसने? वी टेकर ने
प्रस्तुत की थी। ये ध्यान रखना, नाम व्हिटेकर। किसने? व्हिटेकर ने पंचजगत अवधारणा की जो पद्धति का प्रतिपादन है वो 1969 में व्हिटेकर ने किया था। अच्छा, अब जैसे नाम से पता है 5 जगत, 5 जगत। अब उन्होंने क्या किया? 5 जगत का मतलब क्या है कि उन्होंने 5 भागों में पूरे संपूर्ण जो जीव जगत है उसको कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में बांट दिया। उससे पहले हमने ये देख लेते हैं कि भाई उनका जो उन्होंने जो वर्गीकरण किया उनका आधार क्या था, कि किस आधार पर उन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया था। व्हिटेकर ने कुछ लक्षणों या विशेषताओं के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया था। अब कौन कौन से वो आधार थे, कौन कौन सी वो विशेषताएं थी जिसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया? पहला है कोशिका की जटिलता, यानी जीवों के अंदर कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की है या यूकेरियोटिक प्रकार की है? प्रोकैरियोटिक व यूकेरियोटिक। एक तो ये आधार बन गया कोशिका, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक के आधार, एक ये आधार बन गया। दूसरा है पोषण की विधियां, कि भाई जो जीव है वो किस प्रकार अपना पोषण ग्रहण करता है, स्वपोषी है, परपोषी है ना, परजीवी है, किस प्रकार अपना पोषण प्राप्त कर रहा है, एक आधार ये बन गया। फिर है एक जीवन शैली, यानी जो जीव की जीवन शैली किस प्रकार है ना, वो कौन से वातावरण में रह रहा है, किस प्रकार के वातावरण में निवास कर रहा है, जलीय है, स्थलीय है ना, नभचर है, क्या है, इस प्रकार उनकी जीवन शैली का एक आधार बनाया गया। तो 3 हो गए। चौथा एक और उन्होंने बताया था उन्होंने शरीर की संगठनात्मक वृत्ति, यानी जीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय जीव। मतलब अब संगठनात्मक वृत्ति क्या होगी? शरीर का पूरा संगठन किससे बनता है? कोशिकाओं से ना। कोशिकाएं आपस में मिलती है, कोशिकाएं आपस में मिलेंगी, ऊतक बनेंगे, ऊतकों से क्या बनेंगे? ऊतकों से अंग से तंत्र बनेंगे। तो इस प्रकार ये इस आधार पर भी कि भाई जो जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा रहा है वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। और 5वां उन्होंने आधार एक और माना था, जीवों का जाति वृत्तीय विकास, कि भाई जीवों में किस प्रकार विकास हो रहा है। तो ये 5 आधार उन्होंने बताए थे पंचजगत अवधारणा में। किसने? व्हिटेकर ने। और व्हिटेकर ने संपूर्ण जगत को, और नाम से पता चल रहा है पंचजगत अवधारणा, यानी उन्होंने संपूर्ण जगत को कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में बांट दिया। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, चलो। व्हिटेकर ने, यहां थोड़ी जगह है, व्हिटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में
बांटा था या वर्गीकृत किया था। पूरे के पूरे जो जीव जगत था उसको 5 भागों में उन्होंने बांटा। कौन कौन से हैं? एक हो गया आपका मोनेरो, प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, जिसे फंजाई भी बोल सकते हैं आप, मैं लिख देता हूं फंजाई, है ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक यानी फंजाई। चौथा हो गया आपके प्लांटी और 5वां हो गया एनिमेलिया। तो ये पांच भागों में विटेकर ने जीवों को रखा है, पौधों को भी और जंतुओं को भी। उसमें सूक्ष्म जीव भी आ गए, बहुकोशिकीय जीव भी आ गए, कीट भी आ गए, मतलब सारे जीव आ गए। तो जो विटेकर थे उन्होंने पंच जगत अवधारणा प्रस्तुत की और उन्होंने संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा। कौन कौन से भाग हो गए? फिर से यहाँ पर लिख के याद कर लेना कौन कौन से भाग हो गए। चलो यहाँ एक बार और लिखते हैं हम, इसे याद हो जाए। मोनेरा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है प्रोटिस्टा। तीसरा भाग कौन सा है? फंजाई या कवक। कवक भी आप लिख सकते हो, कवक या फंजाई एक ही चीज है। चौथा हो गया प्लांटी और 5वां भाग हो गया एनिमेलिया। ठीक है, इस प्रकार 5 भागों में विटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को रखा था या बांटा था। और यदि हम बात करें कि भाई उन्होंने किस आधार पर रखा, तो पहला आधार उन्होंने क्या बनाया? कोशिका की जटिलता, कि कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की है या यूकैरियोटिक प्रकार की है। फिर उन्होंने बताया पोषण की विधियां, जीवन शैली, शरीर की संरचनात्मक जो संरचना है, यानी ये शरीर एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, और जातिवृत्तीय संबंध अन्य जातियों से उसका किस प्रकार संबंध है। तो ये उन्होंने पंच जगत अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो अब यदि हम बात करें 5 जगत या पंच जगत अवधारणा का आधार, हमने अभी बात की थी, थोड़ा विस्तृत रूप से देखते हैं कि पंच जगत अवधारणा जो पद्धति अपनाई गई है उसका आधार क्या है। तो पहला आधार हमने पढ़ा था कोशिकाओं की जटिलता। कोशिकाओं की जटिलता, ठीक। अब क्या है कि आपके भाई जो केंद्रक भित्ति है, कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक भित्ति की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। किसके आधार पर? कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाली केंद्रक भित्ति के आधार पर, उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, है ना। ये कोई कोशिका है, ये क्या हो जाएगा? केंद्रक। तो इस केंद्रक के चारों ओर कोशिका जो भित्ति है, उस केंद्रक भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी कौन सी है? यूकैरियोटिक
कोशिका है। तो अब देखो जो जीवाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया वे नील हरित शैवालों, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, बैक्टीरिया और नील हरित शैवालों में आपके प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कौन से प्रकार की? प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। अब देखो यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जा रही है किनमें? बैक्टीरिया के अंदर और नील हरित शैवालों के अंदर। तो इसका मतलब हमें पता है कि इनकी कोशिकाओं के केंद्र के चारों ओर कोशिका भित्ति क्या है? अनुपस्थित है। क्या है? ये कोशिका है और कोशिका में क्या है? केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक पर कोशिका भित्ति क्या है? अनुपस्थित है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। कोशिका भित्ति क्या है? अनुपस्थित है। इसलिए कौन सी किस प्रकार की कोशिका हो जाएगी? प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे जो पंचजगत अवधारणा के हम जो उसके आधार के जो लक्षण है, किस आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है, वो पढ़ेंगे। तो आज हमने पहला कोशिका की जटिलता के बारे में पढ़ा है, प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक। फिर कल आएगा आपके पोषण की विधियां, अलग अलग प्रकार किस किस आधार पर जो जीव जगत है उनमें पोषण होता है और पोषण के आधार पर उनको कैसे हम अलग अलग रख सकते हैं और रखते हैं। तो वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।